नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वोटों की गिनती कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू होंगी। आपको बता दें कि जिनमें 14 टेबलों में मतगणना की जाएगी और इस तरह से कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना 84 टेबलों में की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 17 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित होगा और मीडिया कर्मियों को लेकर मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर तक के लिए मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि मतगणना ड्यूटी में लगे सुपरवाइजर, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को इस संबंध में शहर के मल्टीपर्पज स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी प्रशिक्षण में दी। और अजय अग्रवाल ने प्रशिक्षार्थियों से भी कहा कि प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी को अच्छे से समझ लें ताकि मतगणना कार्य में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत पूरी सतर्कता और मुस्तैदी से मतगणना का कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कोरबा के कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान दिवस का आयोजन किया गया और इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर अवध सिंह राणा सहित अधिकारी और कर्मचारियों ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का भी पठन किया और साथ ही संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया। और इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर अवध सिंह राणा ने कहा कि बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को भारतीय संविधान में समाहित किया है, जिससे सशक्त राष्ट्र निर्माण करने की नींव मजबूत हुई। उन्होंने नागरिकों से संविधान की मूल भावना को जीवन में धारणा करने की भी अपील की। और इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल ज्योति, अध्यक्ष कलेक्ट्रेट के.एस. सवर और अशोक कुमार, मंजू शर्मा सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, जिसके बाद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया है कि केयरटेकर सीएम के दबाव में कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो और खुद के पाटन निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो। सुनिए क्या कुछ कहा। आप लोगों ने निर्वाचन आयोग में कितने शिकायत किया है? निर्वाचन आयोग को आपने शिकायत किया है। जब वोटिंग हो चुका है और ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में है, तो ये जो किस तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं इनकी जो एक्टिविटीज आप बता रहे हैं? सवाल मैंने सिर्फ स्ट्रांग रूम की बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या क्या प्रक्रिया की गई है, कौन सा स्ट्रांग रूम कौन से बल के अधीन में है, कितने दिन में चार्ट होते हैं, कितने जगह उन्होंने चेकिंग होती है, कितने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पर निगरानी के लिए अनुमति दी है, नाम को क्या प्रक्रिया है, कितने बजे खोले जाएंगे, कितने बजे क्या होंगे, उस तरह के टोटल प्रक्रिया को सार्वजनिक करें, ये कहा है। तो इसमें लीगल प्रोविजन क्या है उसको आप एक्सप्लोर करें। लीगल प्रोविजन का सवाल ही पैदा क्यों होता है? इसमें लीगल प्रोविजन ये है कि जो रिटर्न अधिकारी को जो निर्वाचन अधिकारी है जो प्रक्रिया नियम के तहत संपादित करेगा बिना राजनीतिक भागीदारी, को उस प्रक्रिया का मतलब क्या होगा, विषय ये है। और जिसको हमको वंचित किया जा रहा है, मैंने पूछा, मेरे आरोप को मेरे जो इलेक्शन एजेंट है उन्होंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन, सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांग है उनका मतदान के लिए, तब उन्होंने नाम और जगह बताई, तब हमने अपने बीएलओ को खबर किया कि यहां होगा, आप लोग देखिए करके, ये सब जगह उन्होंने नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब ये है, तो अभी जो
चुनाव संपादित हुआ। चुनाव की शुरुआत में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक अमर्यादित टिप्पणी की। वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर आशंका जाहिर की और उसके बाद निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए बयान आ गया कि ऐसी ऐसी हमारी कार्य पद्धति और इस तरह से कार्य करते हैं और इसमें गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल एक बार नहीं अनेकों बार राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। निरस्त कर यदि हमारे आपत्तियों पर, हमारी शिकायतों पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो हम दिल्ली जाकर भी इसकी शिकायत करेंगे भारत सरकार, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और जो हमारी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई हो। दूसरी बात, मतदान चुनाव का जो अंतिम चरण है वो अभी बाकी है। कई जगहों में 400 से ऊपर बूथ, कसडोल है, कवर्धा है, ऐसी जगहों में 400 से ऊपर बूथ है। माने 20 राउंड से भी ऊपर मतगणना होगी। तो मतगणना के लिए उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह के इंतजाम किए हैं, ये भी सिर्फ हमसे काउंटिंग गणक अभिकर्ता के नाम ले लिए गए, लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में, इस कानून की सुरक्षा के बारे में, और जो बैलेट पेपर और जो दिव्यांग, और मैं ये कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री है वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री है, और केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में चाहे वो कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो, चाहे खुद उसके निर्वाचन क्षेत्र में उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही है। और हम ये चाहते हैं राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कि हमारी जितनी शिकायतें हैं हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में उसकी जांच कराई जाए, हमारे पक्ष भी सुने जाए, और यदि उसको नस्लीबद्ध किया गया है तो उसको कारण बताए, सार्वजनिक बताए। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आपत्ति पर सार्वजनिक बयान दिया वीवीपैट के कार्यप्रणाली के बारे में। नहीं, मैं तो कांग्रेस के दबाव नहीं बोलता, मैंने दूसरी बात कही, केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में कुछ जगह आरोप है और डीआरओ दोनों, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी और रिटर्निंग अफसर भी। और इसीलिए मैंने कहा कि 3 तारीख को सरकार को गई, फिर इस बारे में हम देखेंगे कर कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो क्या जो है, मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पर देखते हैं, सारे दस्तावेज हम दिल्ली भेज सकते हैं, वहां मिल सकता है हमारा डेलीगेशन, और या नहीं तो न्यायालय भी खुला है, ऐसा नहीं है। डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, धमतरी जिले में हमने एसपी को हटाने की मांग की। अभी कुछ दिन पहले फिर हमारे प्रभारी, चुनाव प्रभारी महोदय, उनसे मिलकर विभिन्न विषयों पर बातचीत की। अभी 2 दिन पहले पाटन के उम्मीदवार ने श्री भूपेश बघेल जी ने गंभीर आरोप लगाया कि 16 तारीख को भी आदर्श आचार संहिता लगने के बाद, मैंने मतदान के पूर्व 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले जो मतदान चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, उस दौरान भी गाजे बाजे जुलूस झंडे के साथ मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार किया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए। उसी तरह से हमारे बीजापुर के उम्मीदवार श्री महेश गागरा जी ने भी वहां के कलेक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जो निर्वाचन अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला, हमने आरोप गंभीर लगाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिना अनुमति की सफाई हुई, ये मंत्री श्री कवासी लक्ष्मण ने बिना अनुमति की सफाई दी, और पूरे प्रदेश में जहां जहां हमने शिकायतें की, अधिकांश मामलों को उन्होंने लंबित दिखाया, और लंबित दिखा के हमें बिना जानकारी दिया आखिर में उसको निरस्त मान लिया गया। कब जांच की गई, कैसे जांच की गई, हमारा पक्ष हुआ।
वहीं सरगुजा में NH 130 पर सड़क कार्य पूरा होने से पहले ही जर्जर हो गया, जिसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले राहगीरों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि NH के अधिकारियों और ठेकेदार की लेट लफीटी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आपको बता दें कि अंबिकापुर से बिलासपुर जाने वाली NH 130 सड़क का कार्य पिछले करीब 6 सालों से अधूरा है। अंबिकापुर से लेकर उदयपुर तक NH कई जगह पर जर्जर हालत में है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना के जो मामले हैं वो भी आने जाने में काफी दिक्कत भी हो रही लोगों को, और साथ ही अधिकारियों ने सड़क निर्माण कराने की लापरवाही बरती, जिसके चलते सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क जर्जर हालत में पहुंच गई। सरगुजा कलेक्टर ने NH के अधिकारियों और ठेकेदारों को 1 हफ्ते में सड़क ठीक कराने के निर्देश भी दिए हैं। सड़क सही नहीं होने पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। का काम आज विगत 4-5 साल से चल रहा है। इतना लंबा समय होने के बाद भी काम अभी तक हो नहीं पाया, जिससे लोगों को दिक्कत तो हो रहा है और आए दिन दुर्घटना हो रही है। सड़क पूरा तो नहीं हुआ, अभी बचा हुआ कुंवरपुर के पास कुछ बचा हुआ है। कई जगह पेच उखाड़ के बना रहे हैं। अगर ये गुणवत्ता से बना होता तो इनको उखाड़ना नहीं पड़ता, और रोड दब भी रहा है, जिससे दिक्कत हो रही है। सड़क का जो स्थिति है, कुंवरपुर से लेके नावापारा तक कई जगह से रोड खराब भी हो चुका है, एक तरफ धंस भी गया है, और जिससे लोग उसका चक्का पड़ने से गिर भी रहे हैं, जो चोटिल भी हो रहे हैं, और कई दुर्घटना भी हो चुका है वहां पर। कई जगह इनके सड़क उखड़ भी गए हैं, फाइनल भी नहीं हुआ है, खोद बनाया जा रहा है। ये सब सारा चीज दिख रहा है। मैं तो कहूंगा कि शासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए, इस बात को कलेक्टर सरगुजा को भी लेना चाहिए, और इनको दंडित करना चाहिए बढ़िया से। बहुत खतरा है, आए दिन मरने मारने की स्थिति, कई लोगों ने अपना जान भी गंवा दिया इस रोड के चक्कर में। हम नागरिक के नाते भी मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ये सड़क को अच्छा से बना दें, ताकि जहाँ पे है, जहाँ पे कमी है, जैसे नावापारा में आप बता रहे हैं रोड दब गया है, उसको लेके भी लगातार जिला प्रशासन उसमें काम कर रहा है। मैंने NH के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते के भीतर उन सारे जहाँ पे भी रिपेयर वर्क चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट नहीं होगा तो उनको कड़ाई से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, और उनके, क्योंकि लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं खासकर उदयपुर के इलाके में। कवर्धा में रिमांड बोडला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के छात्रा ने जहर खा लिया। आपको बता दें कि महिला गार्ड के द्वारा छात्रा के परिजनों को सूचना दी गई, और परिजनों ने आवासीय विद्यालय के अधीक्षक पर गंभीर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि परिजनों का भी कहना है कि घटना होने के बाद भी अधीक्षकों ने भी हमें कोई सूचना नहीं दी। ये बुल्ला हॉस्पिटल से रेफर होकर हमारे पास आई थी, और उस समय इसकी स्थिति काफी नाजुक थी, और अब वो जो है काफी बेटर है, पहले से इम्प्रूव जी। सर क्या सेवन लग रहा है? जहाँ कुछ जो समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो जो है एक तरीके से आर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जैसी स्मेल आई उसमें, तो संभवत हो सकता। कितने दिन और लग जाएगा सर स्वस्थ होने में? अभी आज तो बच्ची कॉन्शियस है, बातचीत कर रही है जी। आगामी गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अंबिकापुर में सिख समुदाय के लोग इस बड़े पर्व की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन गुरुजनों के द्वारा भजन और कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और साथ ही एक दिन पहले प्रभात फेरी भी निकाली गई, जो कि अंबिकापुर गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर गांधी चौक होते हुए देवीगंज रोटी मामा चौक से वापस गुरुद्वारा पहुंची। और इस दौरान प्रभात फेरी के दौरान जगह जगह कई व्यवसायियों और संगठनों के द्वारा स्वागत सत्कार भी किया गया। है ये, इसको हम बड़ी खुशी और श्रद्धा से मनाते हैं, और बाबा जी के ऊपर हमारी बड़ी आस्था है। ये यहाँ से अभी घड़ी चौक होते हुए ब्रह्म रोड और माया लाज होते हुए बड़े गुरुद्वारे जाएंगी, वहाँ पर यहाँ समाप्ति होगी, फिर उसके बाद में बाबा जी का लंगर बंटवाया जाएगा। वाहिगुरु जी की फतेह। ये रैली है, किसे निकाला गया है और क्या महत्व है? इस रैली हमारे गुरु नानक जी के जन्मदिन पे मनाया जा रहा है, इसलिए रैली निकाला गया है। ये कहाँ घूम रही है, कहाँ जाएगी? ये गुरुद्वारा
साहिब से निकलकर ये जेल रोड गुरुद्वारा में जाएगी। गुरुद्वारे में गुरु नानक निवास जाएगी। 52वां प्रकाश पर्व अंबिकापुर की पूरी संगत बड़ी श्रद्धा भाव से मना रही है। आज शोभा यात्रा निकली है जो कि गुरुद्वारा स्कूल रोड से होते हुए गुरुद्वारा जेल रोड तक जाएगी। 27 तारीख को गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है और सभी अंबिकापुर की जनता को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 27 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। उसी के उपलक्ष्य में आज 2 दिन पहले शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास स्कूल रोड से होते हुए श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास जेल रोड तक जाएगी। और शोभा ये गुरु नानक देव जी के जो प्रकाश हुआ था उसी के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है ताकि सभी लोग, सारी संगत आपस में जुड़े और एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ में अपना मतलब शोभा यात्रा पूरी की जाती है। हाँ, त्योहार मनाया जाता है। सही गल है। गुरु नानक जयंती मनाया जा रहा है। अभी तो जुलूस निकला हुआ है। कल परसों फिर प्रोग्राम है, परसों का। ठीक है। इसके बाद इसका महत्व क्या है? महत्व गुरु नानक जी का है। महत्व इसमें बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। ये मतगणना कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 84 टेबल लगाई जाएंगी और जिसमें डाक मत पत्रों की गणना के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 17 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित है और मीडिया कर्मियों को केवल मतगणना स्थल पर बनाए गए मीडिया सेंटर्स पर ही मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। तो वहीं बिलासपुर में साहित्य संध्या का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष सतीश जायसवाल ने कहा कि समाज की रसधार साहित्य है। कथा बैठकी 2 में वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए और साथ ही आपको बता दें कि गुलबीर सिंह भाटिया ने अपने संस्मरण में विभाजन किया और विभीषिका को अमृतकाल में पढ़ा। डॉक्टर सरला शर्मा ने लोक आंचल की व्याप्ति को परिभाषित किया। कथा बैठकी में 2 वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि, लेखक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। माखीजा जी, मेरा एक निवेदन है कि आज की बैठक के संपूर्ण पर हम बात करें। ये 2 सत्रों में बटा हुआ है। पहला सत्र हमने छत्तीसगढ़ के एक जाने माने हिंदी रचनाकार गुलबीर सिंह भाटिया का रखा था, जिसमें आज वो अपने संस्मरण लेकर आए। ये संस्मरण पाकिस्तान से उनके विस्थापन से लेकर उनके आज तक के हैं और बड़े ईमानदारी से लिखे गए। और दूसरा सत्र था डॉक्टर सरला शर्मा, दुर्ग की है, प्राध्यापिका रही है, बड़ी विद्वान है। हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाओं में उनकी पकड़ है। उसमें लोक के व्यापकीकरण पर हमने बात की। लोक को लेकर अक्सर एक भ्रम होता है कि जो शहर में नहीं है वो लोक है, या जो गांव में है वो लोक है, या जो छत्तीसगढ़ी में या वहां की लोक भाषा में लिखा जा रहा है वो लोक है। ऐसा नहीं है। ये भाषा कोई भी हो, यदि उनकी अनुभूतियां उसमें आ रही हैं वो लोक है, उनकी संस्कृति उसमें आ रही है। घटनाओं को याद करके आज माननीय ने कहा कि अमृतकाल के अवसर पर हम, और शायद उन्होंने दुख व्यक्त किया कि वो कहानी जो घटी है उसको मैं आज अमृतकाल में व्यक्त कर रहा हूँ। मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ कि एक मैं आलेख लिखा था महाभारत में, वो सिंधी कैंप चकरभाठा, हवाई अड्डा का चक्कर ऐसे करके, तो उसमें मैंने सिंधी विस्थापित अंग्रेज काल में जो सैनिक थे उनका, बंगाली विस्थापन
और उसके बाद वर्तमान पर 4 सीरियल में अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार आर्थिक पुरातन प्राचीन, तो जो सब कुछ पुराना है प्राचीन है वही लोग है, इस भ्रम में मत पड़िएगा। इसीलिए इस फोक शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया शब्द आया पीपल। पीपल शब्द की विशेषता ये है, पीपल मैंने टॉपिक डिस्कशन नहीं होता। वो कहते हैं कि आदमी किससे सीखता है, अपने अतीत से, अपने पास से, और उसको किसी विचाराधीन नहीं लाएंगे तो कैसे होगा। ये कोई कहानी नहीं है जो घटे देने के लिए मनगढ़ंत की नहीं, एक सच्ची आप बीती है जो उन्होंने वर्णित की है। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। इसके लिए भगवान शालिग्राम को श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। महिला प्रकोष्ठ की आशा आचार्य ने बताया कि भगवान 4 महीनों से विश्राम के बाद दोबारा सृष्टि का भार उठाने जा रहे हैं और परंपरा अनुसार हर साल की तरह इस साल भी 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्यों की उपस्थिति में सुबह 7 बजे से समस्त रस्म के जो है निर्वहन भी किया जाता है। 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ मैं 20 वर्षों से पद में रह रही हूँ और ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का कार्यक्रम 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन करने का मकसद जो है, भगवान 4 महीनों से विश्राम में थे और आज भगवान विश्राम के बाद दोबारा सृष्टि का भार संभालने पुनः जा रहे हैं और आज का कार्यक्रम भव्य तरीके से होगा। 360 आरण्यक समाज पूरे शामिल होंगे, इसमें वर पक्ष और वधू पक्ष भी शामिल हैं, ग्रामीण हैं। इसके बाद अभी तेल और हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। संध्या 7 बजे 7:30 बजे का हमारा बारात प्रस्थान का समय है, जो पूरी परिक्रमा करते हुए फिर यहीं पर प्रस्थान करेंगी और वधू पक्ष वर पक्ष की यहाँ पर विवाह कार्यक्रम रात्रि में होगा। फिर संध्या भजन का भी कार्यक्रम है यहाँ पर। फिर भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के अलावा पूरे जगदलपुर सारे गांव को हमने आमंत्रित किया हुआ है। आज यहाँ देवउठनी एकादशी कल 23 तारीख को हुआ। हम लोग 24 तारीख को तुलसी विवाह का कार्यक्रम करते हैं, ताकि कल घर घर में करते हैं, इसलिए आज मंदिर में आके करते हैं सब लोग। आज कार्यक्रम में समस्त हमारे समाज के लोग के साथ साथ जगदलपुर में जितने भी निवास रहते हैं उनको सबको आमंत्रित किया जा चुका है। और हमारे वर और वधू पक्ष की जो माता पिता हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। इस समय ये गुनपुर ग्राम के हैं और आज तुलसी विवाह का कार्यक्रम, अभी तो तेल का कार्यक्रम चल रहा है, मंडप कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात शाम को 7 बजे इनका बारात निकाली जाएगी। बारात यहाँ से सीरा साल से होते हुए अपना गोल बाजार से लेकर दंतेश्वरी मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापस आएगी। उसके बाद हमारा भोग प्रसाद का कार्यक्रम है, रात को भजन संध्या का कार्यक्रम है। बस यही, इसके बाद समाप्त होगी। और कल से हमारा शुभ कर्म जो है शादी ब्याह का कार्यक्रम समाज में, पूरे समाज में किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।